हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 41 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी रघुवंशी अपने केबिन की खिड़की के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और शिकन साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े फोन पर अर्जुन की आवाज़ सुनते ही दांत पीसे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं अर्जुन, ये क्या बचपना किया तुमने। अगर तुम्हें उस लड़की को मारना ही था तो यह तमाशा करने की क्या जरूरत थी। वीडियो क्लिप बनाकर पूरे परिवार को भेज दिए। तुम साबित क्या करना चाहते थे? पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो कि तुम जिंदा हो। फोन की दूसरी तरफ से अर्जुन की एक ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंजी। वह बेपरवाही से बोला, शांत हो जाइए डैड, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। आज नैना का नंबर था, कल कोई और होगा। अगर मेरे अपने भी मेरे रास्ते का पत्थर बनेंगे तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात उस मृत्युंजय रनावत की, तो वह मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। अर्जुन ने ड्रिंक का एक घूंट लिया और सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। उसे अभी तक लग रहा था कि उसका वार खाली नहीं गया है। वह बोला, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। रनावत की तो रूह खुद छलनी पड़ी होगी। वो क्या खाक मेरा पीछा करेगा। उसकी नैना तो गई, अब वो अपनी जिंदगी भर उस लाश का मातम मनाता रहेगा। मैंने उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया है डैड, आप चिंता मत कीजिए। पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक डरावनी और कड़वी मुस्कान उभरी। उन्होंने फोन को अपने कान से सटाया और दांत पीसते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा यह झूठा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। पर गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है, जो मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आज़ादी दे रखी थी। अर्जुन दूसरी तरफ से कुछ बोलने ही वाला था कि पृथ्वी रघुवंशी की आवाज़ जहर की तरह गूंजी। उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने कि मैं चिंता न करूं? तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुमने नैना को मार दिया है और मृत्युंजय रनावत को कमजोर कर दिया है। मूर्ख, नैना जिंदा है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वह कांपती आवाज में कहा, क्या कहा आपने? वह बच गई? पृथ्वी रघुवंशी गुस्से से बोले, हाँ बच गई, और अब वह रनावत तुझे कुत्ते की तरह ढूंढेगा। मैंने कहा था न कि अंडरग्राउंड हो जाओ। पंगा मत लो, मैं यहाँ सब संभाल लेता। पर तुम्हें क्या समझाऊं? एक बात याद रखो अर्जुन, तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। तुम मेरे घर के चिराग हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा यह डैड जीते जी मर जाएगा। पृथ्वी रघुवंशी की आवाज़ में पहली बार ममता और डर का अजीब मिश्रण था। वह बोले, तुम्हारे जिंदा होने की खबर अब तक तुम्हारे परिवार को नहीं मालूम है। मैंने आज तक यह सच सबसे छुपा कर रखा, लेकिन तुमने मृत्युंजय के सामने आकर खुद को जिंदा साबित कर दिया। कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम। दिमाग घास चढ़ने गया है तुम्हारा। अर्जुन को अब सचमुच डर लगने लगा था। उसका गला सूख रहा था। उसे अपनी गर्दन पर मृत्युंजय की ठंडी उंगलियों का एहसास होने लगा था। वह हकलाते हुए कहा, डैड चिंता मत कीजिए, वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मेरा लोकेशन ट्रैक करना नामुमकिन है। आप बस वहाँ केस संभाल लीजिए। पृथ्वी जी चिल्लाकर बोले, चिंता तो करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि अब उसकी अगली चाल क्या होगी। जब तक यह केस क्लोज नहीं हो जाता तुम ऐसे गायब हो जाओ जैसे इस दुनिया में तुम्हारा वजूद था ही नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जो इंसान अपनी बहन माही की मौत के बाद इतना ताकतवर बन सकता है, उसकी नैना पर तुम कितने भी वार कर लो, तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए शांति से उतना ही करो जितना कह रहा हूँ मैं, समझे? अर्जुन ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वहीं अंधेरे कमरे में बैठा वो अब पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस शेर की पूंछ पर पैर रखा है वह अब उसे जिंदा निगलने के लिए बेताब है। वहीं अगस्त का फार्म हाउस का कोना कोना इस वक्त खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। अगस्त की हालत पस्त हो चुकी थी। पिछले 2-3 दिनों का तनाव, नैना की हालत और मृत्युंजय का पागलपन, सब कुछ झेलते झेलते उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। भूख तो उसे जोरों से लगी थी, पर आंखों में नींद का भारीपन उससे कहीं ज्यादा था। मृत्युंजय ने उसे जबरदस्ती आराम करने भेज दिया था। अगस्त बुदबुदाया, पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर कुछ हल्का फुल्का खाकर सीधे बिस्तर पकड़ूंगा। अब और खड़ा रहने की ताकत नहीं है।
वह वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। तौलिए से बाल सुखाते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा। उसने सोचा था कि किचन में जाकर खुद ही कुछ ब्रेड या सैंडविच बना लेगा, क्योंकि रात के इस पहर में सारे सर्वेंट्स जा चुके थे। जैसे ही अगस्त डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, उसके कदम जमीन में चिपक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में अदिति बड़े सलीके से खाना सजा रही थी। अगस्त को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर मली, पर जब दोबारा आंखें खोली तो अदिति वही थी। वही मासूम चेहरा, वही सादगी भरी मुस्कान। अदिति बेहद प्यार से बोली, अगस्त खड़े क्यों हो? आओ यहाँ, खाना लग चुका है। मुझे पता था कि तुम बहुत थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। अदिति को सामने देखते ही अगस्त के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। वह तो रघुवंशी परिवार के साथ अपने घर जाने वाली थी, फिर यहाँ उसके फार्म हाउस पर उसे यह जगह कैसे मिली, और सबसे बड़ा सवाल कि वह यहाँ आई क्यों है। लेकिन अगले ही पल अगस्त का चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसने अपने अंदर उठते हुए एहसास को जबरदस्ती दबा दिया हो। वह सधे हुए भारी कदमों से अदिति के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। वह बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? किसने हक दिया तुम्हें यहाँ आने का? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरे फार्म हाउस का एड्रेस कहाँ से मिला? अदिति के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। उसने बड़े आराम से प्लेट में खाना परोसा और एक कोमल मुस्कान के साथ अगस्त की आंखों में झांका और बोली, सवाल बहुत है तुम्हारे पास और मैं उन सब का जवाब दूंगी, पर पहले तुम बैठो तो सही। इतना थक गए हो, चेहरा उतर गया है, और जहाँ तक पते की बात है तो तुम्हारा पता ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो और खाना खाओ। अगस्त दांत पिसते हुए कहा, बस करो ये नाटक। किसके लिए कर रही हो ये सब? क्यों आई हो यहाँ? तुमने तो कह दिया था कि मैं फरेबी हूँ, धोखेबाज हूँ। जिस रिश्ते में तुम्हें रत्ती भर भरोसा नहीं था, जिस रिश्ते में तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, अभी अचानक परवाह क्यों दिखा रही हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये झूठी परवाह। अगस्त की बातें किसी ठंडी धारदार छुरी की तरह अदिति के दिल को चिर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, आंखों में आंसू आ गए। अगस्त ने नजरें फेर ली और ठंडे स्वर में कहा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खाना, ये परवाह, ये सब बंद करो। मैं तुम्हें इस वक्त घर जाने के लिए भी नहीं कह सकता, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। मुझे भूख नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। वह जैसे ही भारी मन से अपने कमरे की तरफ मुड़ा, वैसे ही एक कांपते हुए हाथ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। अगस्त के कदम वहीं जम गए। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए। जिस हाथ को अदिति ने थामा था, वहां अगस्त को एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। अदिति की आंखों से एक आंसू टपक कर अगस्त की कलाई पर जा गिरा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी टूटन थी जिसे अनदेखा करना अगस्त के लिए भी मुश्किल था। अदिति रूंधे गले से बोली, मुझे माफ़ कर दो अगस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन सच मानो मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं उस वक्त अंधी हो गई थी, मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या खो रही हूँ। अगस्त एक खामोश खड़ा रहा। उसकी पीठ अदिति की तरफ थी, पर उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अदिति कांपती आवाज़ में बोली, पहली बार तुम्हारी अदिति से कोई गलती हुई है। क्या इस एक गलती के लिए तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे? देखो, मेरे नज़रिए से भी तो सोचो, मैं कहाँ गलत थी। मुझे सच नहीं मालूम था। उस वक्त जो हालात थे उसमें मुझे गलतफहमी होना लाजमी था। अदिति ने एक गहरी सिसकी भरी और अगस्त के हाथों को अपने गालों से सटा लिया और बोली, मुझे लगता था कि मिस्टर रनावत ने नैना के साथ बहुत गलत किया है। मैं चाहती थी कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर मुझे चुनो, क्योंकि मेरी नज़रों में वो रिश्ता गलत था। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि मिस्टर रनावत के दिल में नैना के लिए कितनी मोहब्बत और कितना जुनून है। अब समझ में आया कि महाकाल जो रिश्ते जोड़ते हैं ना, उन पर सवाल नहीं उठाते। नैना के लिए मिस्टर रनावत ही क्यों सही है, ये अब मेरी समझ में आ गया है। वह अगस्त की हथेलियों को थामते हुए ही फर्श पर घुटने के बल बैठ गई। उसका रोना अब थोड़ा तेज हो गया था। वह रोते हुए बोली, अब मेरे अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं अगस्त, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है अगस्त,
बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही हूँ। हर पल घुटन हो रही थी, पर अपने गुस्से और अपनी जिद में आकर मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे अपनी बाहों में वापस ले लो। अगस्त ने अपनी आंखें बंद कर ली। फर्श पर घुटने के बल बैठी अपनी अदिति को देखकर उसका पत्थर दिल मोम की तरह पिघलने लगा था। लेकिन जैसे ही अदिति के मुंह से निकला था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अगस्त के सख्त चेहरे पर एक हल्की सी मीठी मुस्कान उभर आई। अदिति को भी एहसास नहीं था कि उसने अभी क्या कह दिया है। वह तो बस अपने दिल का सारा दर्द बहा रही थी और उसी में उसका सच बाहर आ गया था। लेकिन अगले ही पल अगस्त ने अपना चेहरा फिर से सख्त कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वह बनावटी गुस्से में बोला, अभी क्या कहा तुमने? अदिति झटके से ऊपर देखी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वह पूछी, क्या? उसके चेहरे पर साफ कन्फ्यूजन था। अगस्त थोड़ा झुका और पूछा, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो। अदिति पूरी तरह उलझ गई। वह तो रोते रोते दिल का सारा गुबार निकाल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने वो खास बात कब कह दी। अगस्त पास के घुटने के बल बैठते हुए पूछा, नहीं नहीं, ये सब नहीं, अभी कुछ और भी बोला था तुमने, जरा याद करो। अगस्त अब उसके चेहरे के बेहद करीब था। अदिति पूरी तरह कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। अगस्त ने उसके चेहरे की ओर झुकते हुए प्यार भरी झिड़की के साथ कहा, देखो छिपकली, इतनी भी नादान बनने की जरूरत नहीं है। अभी जो कहा वो फिर से कहोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जैसे ही अदिति के कानों में वो शब्द गूंजा, छिपकली, उसके दिल को एक ठंडी राहत मिली। वो समझ गई कि अगस्त का गुस्सा पिघल चुका है और वह अब उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। वह मुंह बनाते हुए बोली, पर मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बताऊं? अगस्त खड़े होते हुए बोला, तो ठीक है, मुझे भूख नहीं लगी है और मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ। अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना और ना ही परेशान करना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। वह जैसे ही मुड़ा और 2 कदम चला ही था कि अदिति ने चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, मुझे तुमसे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है मिस्टर अगस्त। अगस्त के कदम वहीं जम गए। वह पलटकर उसे देखने लगा। अदिति अपनी नज़रें मिलाकर बोली, तुम यही सुनना चाहते थे ना? तो हाँ, आज मैं कहती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार तो हमेशा से था, पर शायद ये जिद कभी कहने नहीं देती थी। आज कह रही हूँ, आई लव यू अगस्त। यह सुनते ही अगस्त के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो अदिति ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में एक मदहोशी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अगस्त की हर आहट अदिति के दिल की धड़कन तेज कर रही थी। वह अपनी आंखें इधर उधर चुराने लगी, क्योंकि अगस्त की उन शरारती और गहरी नज़रों का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अगस्त ने एक झटके में अदिति की कमर में हाथ डाला और उसे अपने मजबूत सीने से सटा लिया। अदिति की सांसें थम गई। वहीं अगस्त शरारत भरी आवाज में कहा, इतनी बड़ी गलती की है तुमने, इतनी देर से इकरार किया, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना छिपकली। अदिति ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसकी शर्ट के बटन मरोड़े और बोली, देखो, जो सुनना था तुमने सुन लिया, अब ज़्यादा उम्मीदें मत पालो, चुपचाप खाना खाओ और सोने जाओ, समझे? अगस्त के होठों पर अब एक जानलेवा मुस्कान थी। उसकी नज़रें अदिति के गुलाबी होठों पर ठहर गई। वह बोला, लेकिन मुझे भूख के साथ साथ प्यास भी लगी है, और ये प्यास पानी से तो नहीं बुझने वाली, पर मुझे पता है तुम अपनी इजाज़त दोगी नहीं और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। वह दंग थी कि अगस्त उसे कितनी सफाई से ब्लैकमेल कर रहा था। वह हैरानी से बोली, तुम बार बार मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, खाना खा लो पहले। अगस्त भी गंभीर होते हुए कहा, मैं भी तो कह रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस प्यास की बात कर रहा हूँ। अदिति का पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसकी पलकें झुक गई और वह अगस्त के सीने में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। अगस्त ने अपनी एक उंगली उसकी ठुड्डी पर रखी और धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, प्लीज़, क्या मैं कर सकता हूँ? अदिति की जुबान खामोश थी, पर उसकी झुकी हुई पलकें और तेज चलती सांसें अब सब कुछ बयान कर रही थी। अगस्त ने उसे अपनी बाहों में और भी करीब खींच लिया। जैसे उसके होठ अदिति के होठों की ओर झुके, कमरे का सन्नाटा उनकी धड़कनों की गूंज से भर गया। अदिति ने अपनी आंखें मूंद ली थी। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। उसकी सांसें तेज थी और वह उस पहले छुअन के एहसास के लिए
खुद को रेडी कर रही थी। अगस्त उसके होठों के बेहद करीब था, पर अगले ही पल सन्नाटा छा गया। अदिति को महसूस हुआ कि जिस प्यास की बात अगस्त कर रहा था, उसका कोई एहसास उसके होठों तक नहीं पहुंचा। उसने झटके से अपनी पलकें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर वह दंग रह गई। अगस्त वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। वह तो बड़े आराम से डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा हुआ था और प्लेट में खाना परोस रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सफाई से प्लेट सजाते हुए बोला, चलो अब खरी क्या हो, आ जाओ खाना खाओ। तुम्हें भी तो बहुत तेज भूख लगी होगी ना। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। अभी एक पल पहले यह शख्स प्यार की बातें कर रहा था, आंखों में डूबने की इजाजत मांग रहा था, और अब वो ऐसे बैठा था जैसे दुनिया का सबसे शरीफ इंसान वही हो। अदिति को समझ नहीं आया कि वह इस पल पर हंसे या अगस्त का सिर फोड़ दे। उसका पूरा चेहरा शर्म और गुस्से के मिले जुले एहसास से सुर्ख लाल हो चुका था। वहीं अगस्त शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? अदिति के पास कोई जवाब नहीं था। वह कांपते कदमों से आई और अगस्त के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अगस्त की आंखों में चमकती वह जिद की खुशी उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। दोनों ने खाना शुरू किया, पर डाइनिंग टेबल पर आज सिर्फ खाने की खुशबू नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की महक भी घुली हुई थी। अगस्त बीच बीच में निवाला तोड़ते हुए अदिति की तरफ देखता और आंखों ही आंखों में उसे छेड़ता। जब भी अदिति की नजरें उससे टकराती, वह झट से अपनी पलकें झुका लेती और उसके गाल गुलाब की तरह दहक उठते। अगस्त धीमी आवाज में कहा, वैसे खाना बहुत अच्छा बना है, पर जो मैंने मांगा था उसका स्वाद शायद इससे भी बेहतर होता। अदिति ने उसे पैर से मेज के नीचे जोर से मारा, पर अगस्त सिर्फ ठहाका मारकर हंस दिया। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय का फार्म हाउस। कमरे में सन्नाटा था, पर नैना के दिमाग में तूफान चल रहा था। वह चादर ताने सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे उम्मीद थी कि उसके 3 शब्द और डेट वाली शर्त सुनकर मृत्युंजय पिघल जाएगा, जो उसे बाहों में भरेगा और शायद इस उबाऊ माहौल से दूर कहीं ले जाएगा। पर मिस्टर रनावत तो ऐसे निकले जैसे वह कोई खजाना मांग बैठी हो। मृत्युंजय चुपचाप बेड के किनारे बैठा। वह अपनी स्वीटहार्ट की नस नस से वाकिफ था। उसे पता था कि यह नींद नहीं, बल्कि भूख और ड्रामे का मिला जुला असर है। वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, स्वीटहार्ट, अपनी ये खूबसूरत आंखें खोलो, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। नैना चादर के अंदर से तुनक कर बोली, नहीं खोलती, मैंने अपनी शर्त बता दी है। जब तक आप वो 3 शब्द नहीं बोलेंगे, मैं न खाना खाऊंगी और न दवा लूंगी। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली, पर उसके होठों पर एक शिकारी मुस्कान थी। वह बोला, पर शर्त पूरी होने के लिए आंखों का सामने होना तो जरूरी है ना स्वीटहार्ट। नैना ने जैसे ही धीरे धीरे से चादर हटाई और अपनी आंखें खोली, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने मेज पर नैना के सारे फेवरेट डिशेज सजे हुए थे, जिनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। मृत्युंजय मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये 3 शब्द तो सिर्फ एक बहाना है। असली डर तो तुम्हें उस फीके उबले हुए खाने से लग रहा था। तुम्हें लगा था कि शर्त रखोगी तो मैं डेट पर ले जाऊंगा और तुम उबले हुए खाने से बच जाओगी, पर अब देखता हूँ कि तुम अपनी पसंद का खाना छोड़कर कैसे भूखे सोती हो। नैना एक टक उन पकवानों को देख रही थी और फिर मृत्युंजय के उस विजयी चेहरे को। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन कुढ़ते हुए बोली, मेरे मिस्टर रनावत भी ना, इन्हें मेरी हर चाल का पहले से ही पता चल जाता है, कैसे मेरे मन की बातें सुन लेते हैं। मुझे लगा था कि डेट पर भी जाऊंगी, वो 3 जादुई शब्द भी सुनूंगी और उबले हुए खाने से भी बच जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। ऊपर से मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब सामने रख दिया है। पता नहीं खाने भी देंगे या सिर्फ दिखाकर वापस ले जाएंगे। वहीं मृत्युंजय एक निवाला करीब लाते हुए कहा, तो स्वीटहार्ट, क्या इरादा है? शर्त अभी भी बरकरार है या फिर इस लजीज खाने के सामने तुम्हारी जिद ने घुटने टेक दिए हैं? नैना ने उसे घूरकर देखा, पर उसकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही थी। वो समझ गई थी कि रनावत के किले को इतनी आसानी से फतह करना मुमकिन नहीं है। मृत्युंजय के चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान अभी भी बरकरार थी। उसने धीरे से एक छोटा सा डिब्बा मेज पर रखा और उसकी ढक्कन हटाई। ठंडी और मखमली आइसक्रीम की खुशबू ने नैना के सब्र का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। उसे सच में रोना आ रहा था।
आइसक्रीम उसे कितना पसंद है मृत्युंजय अच्छी तरह से जानता था। मृत्युंजय धीमी आवाज में कहा, वैसे तो ये तुम्हें नुकसान करेगा अभी स्वीटहार्ट, पर क्या है ना, अगर मेरे हाथ से खाओगी तो ये दवा बन जाएगी। खैर, तुम्हारी शर्त है कि तुम बिना खाए और बिना दवा लिए सोना चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तो चाहता था कि मेरी स्वीटहार्ट पेट भरकर खाना खाए, दवा ले और चैन की नींद सोए, पर अब क्या ही कर सकता हूँ। इस वक्त मृत्युंजय के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत झलक रही थी। नैना ने उसे आग उगलती नजरों से घूरकर देखा। उसका मुंह बन गया था। उसे समझ आ रहा था कि मृत्युंजय उसे कितनी सफाई से ललचा रहा है। वह गुस्से से बोली, आप ये अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर रनावत। आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि मुझे कितनी भूख लगी है, मुझे चोट लगी है, मेरा ब्लड लॉस हुआ है, मुझे खाने की ज़रूरत है, और आप मुझे ऐसे ललचा रहे हैं। मृत्युंजय ने कंधे उचकाए जैसे वह बहुत मजबूर हो। मैंने कब मना किया स्वीटहार्ट, पर तुम्हारी शर्त ही कुछ ऐसी थी कि जब तक मैं वो 3 लफ्ज़ ना बोलूं तुम खाना नहीं खाओगी। अब मैं बेबस हूँ। नैना झल्लाकर बोली, बस बहुत हुआ, मुझे अब वो 3 शब्द नहीं सुनने, और ना ही मुझे किसी डेट पर जाना है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं खाना खाकर ही रहूंगी। नैना ने झटके से प्लेट उठाई और पागलों की तरह निवाले तोड़ने लगी। उसे खाते देख मृत्युंजय के चेहरे पर एक मीठी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से नैना के बिखरे बालों को उसके माथे से हटाया। जैसे ही नैना खाने में मशगूल हुई, मृत्युंजय की आंखों की गहराई में एक दर्दनाक सन्नाटा छा गया। मैं जानता हूँ कि ये 3 शब्द तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं, और मेरे लिए भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और ये चाहकर भी मैं अब दुनिया से, खुद से या तुमसे नहीं छुपा सकता। पर मैं तुमसे ये शब्द कैसे कह दूँ? 10 महीने बाद मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, उस वादे की खातिर जो मेरी रूह पर बोझ है। मैं तुम्हें ये उम्मीद नहीं दे सकता, क्योंकि तुम भी इस आने वाली हकीकत को जानती हो। नैना ने अपना खाना खत्म किया। खाना भले ही उसकी पसंद का था, पर सेहत का ख्याल रखकर ही बनाया गया था। मृत्युंजय ने चुपचाप उसे दवा दी। उसका असर धीरे धीरे नैना की भारी होती पलकों पर दिखने लगी। मृत्युंजय ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया और बड़ी कोमलता से कंबल उठाते हुए बोला, अब सो जाओ स्वीटहार्ट, तुम्हारी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। मैं यहीं सोफे पर हूँ, फिक्र मत करो। जैसे ही मृत्युंजय मुड़कर सोफे की तरफ बढ़ने लगा, नैना उसकी कलाई थाम ली। मृत्युंजय रुक गया। उसने पलटकर देखा तो नैना मासूमियत से बोली, मिस्टर रनावत, मैं अब आपसे वो 3 शब्द नहीं मांगूंगी। मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी कि आप मुझे डेट पर ले जाए, पर क्या क्या आप मेरे पास सो सकते हैं? मैं आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ, प्लीज़, तभी मुझे सुकून की नींद आएगी। मृत्युंजय के चेहरे पर एक गहरी और भावुक मुस्कान आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बेड के खाली हिस्से पर लेट गया और नैना को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। जैसे ही नैना ने अपना सिर मृत्युंजय के चौड़े सीने पर रखा, उसे अपनी सारी परेशानियों का हल मिल गया था। मृत्युंजय की धड़कनों की आवाज़ उसके लिए किसी लोरब से कम नहीं था। नैना कब उसकी बाहों की गर्मी और सुकून में गहरी नींद में सो गई, उसे खुद पता नहीं चला। मृत्युंजय उसे सोता हुआ देखता रहा। उसने नैना के माथे को चूमते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और मन ही मन कहा, काश काश वक्त यहीं थम जाता स्वीटहार्ट, काश मुझे तुम्हें कभी छोड़ना ही नहीं पड़ता। तुम्हारी ये मासूमियत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। वहीं रघुवंशी विला स्टडी रूम का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। पृथ्वी रघुवंशी अपनी कुर्सी पर किसी शातिर शिकारी की तरह बैठे थे। उन्होंने ही त्रिशा को यहाँ बुलाया था। वह ठंडी और भारी आवाज़ में पूछे, कैसी है अब नैना? यह सुनते ही त्रिशा के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसे पता था कि यह सवाल चिंता से नहीं बल्कि किसी मकसद से पूछा गया था। त्रिशा तंज कसते हुए बोली, सच में आपको उसकी चिंता है डैड, या आप सिर्फ यह पक्का करना चाहते हैं कि वह अब तक मरी क्यों नहीं? आप जानते हैं कि मुझे आपके इन बनावटी सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पृथ्वी जी ने एक गहरी और लंबी सांस ली और बोले, सही कहा, मैं यहाँ नैना के हालचाल जानने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ किसी और बात के लिए बुलाया हूँ। त्रिशा बोली, बेशक मैं जानती हूँ, पर मेरा एक सवाल है, आखिर कब तक आप मेरी बेटी के पीछे पड़े रहेंगे? क्यों नहीं जीने देते उसे? आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मर जाए, पर कम से कम यह तो सोच लीजिए कि मुझ पर क्या गुजरेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ है।
आप उसे मृत्युंजय को तोड़ने और रोकने के लिए मारना चाहते हैं। पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह बोले, इस बार मेरा हाथ नहीं था। और रही बात मृत्युंजय रनावत को रोकने की, तो जब अपने ही मेरे खिलाफ खड़े हो जाए तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। पृथ्वी रघुवंशी धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और त्रिशा के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में अपनी बर्फीली नजरें गिरा दी और एक जहरीली फुसफुसाहट में बोले, जो कहने के लिए बुलाया हूँ वो बात ध्यान से सुनो। रणविजय तो बागी हो गया है, लेकिन तुम समझदार हो। बस यह समझ लो कि अगर तुमने इस केस को लड़ने की जिद की तो मैं नैना के सामने उसके अतीत का वो राज खोल दूंगा जिसे तुमने बरसों से सीने में दफन कर रखा है। उसे पता चल जाएगा कि वह किसकी बेटी है। उसे पता चल जाएगा कि उसकी रगों में असल में किसका खून दौड़ रहा है। त्रिशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके पैर कांपने लगे। पृथ्वी जी ने एक बार फिर कहा, सोच लो त्रिशा, जिस दिन उसे सच पता चला तो वो खुद से नफरत करने लगेगी। उसका वजूद बिखर जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जीते जी मर जाए? पृथ्वी जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा था कि अतीत का जहर का नाम सुनते ही त्रिशा हमेशा की तरह उनके कदमों में गिर जाएगी। पर अगले ही पल स्टडी रूम की दीवारें त्रिशा के ठहाकों से गूंज उठी। वो पागलों की तरह हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द कम और नफरत ज़्यादा थी। पृथ्वी रघुवंशी की आंखें कठोर हो गई। उन्हें अपनी हार का आभास होने लगा था। अचानक त्रिशा चुप हो गई और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। वह दांत पिसते हुए बोली, जाइए डैड, शौक से जाइए, बता दीजिए मेरी बेटी को सच। यही बताना चाहते हैं ना कि उसकी रगों में एक ऐसी लड़की का खून है जिसे उसका बाप किसी कोठे से उठा लाया था। यही बताना चाहते हैं ना? पृथ्वी रघुवंशी अपनी जगह से हिल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिशा इतनी निडर हो जाएगी। त्रिशा एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में अब बिजली जैसी कड़क थी। बहुत ब्लैकमेल कर लिया आपने मुझे डैड, मेरी बेटी के नाम पर अब और नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन यह सच नैना के सामने आएगा वह टूटेगी नहीं। उसे थामने के लिए उसका पति, उसका प्रोटेक्टर मृत्युंजय रनावत खड़ा है। वह उसे कभी बिखरने नहीं देगा। त्रिशा की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जिसे उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया हो। वह गहरी आवाज़ में बोली, मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही थी डैड। मैं अपनी बच्ची को उस साय से दूर कर रही थी जो उसकी ढाल है। कल देखा मैंने, पागल है वो लड़का मेरी बेटी के लिए। उसके लिए तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। अब मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है। पृथ्वी रघुवंशी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर त्रिशा ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर आज मैं पीछे हट गई तो मैं अपनी बेटी की नज़रों में फिर से गिर जाऊंगी, जो मुझे अब मंजूर नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। हम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाले हैं और कल से पूरे भोपाल की मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी केस का नाम होगा। तैयार हो जाइए डैड, क्योंकि अब ये जंग आर पार की है। ये कहते हुए त्रिशा स्टडी रूम के भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, पर अचानक उसके कदम रुक गए, जैसे किसी ठंडी लहर ने उसे छुआ हो। वह धीरे से पीछे पलटी। वह सर्द और चुभती हुई आवाज़ में बोली, अपना ये यकीन खोना बंद कीजिए डैड कि आप जीत जाएंगे। कम से कम अपनों को तो बख्श दीजिए। माना कि नैना से आपका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो आपके खून के रिश्ते में आते हैं ना। पृथ्वी रघुवंशी अपनी मेज पर पत्थर की मूर्त बने उसे देख रहे थे। त्रिशा के शब्दों का वार सीधे उनके दिल पर हो रहा था। वह बोली, मैं जानती हूँ कि आप इस केस को रोकने के लिए कोई न कोई घिनौनी चाल जरूर चलेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आपका नाम, आपकी पावर, आपकी ये साखी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक सवाल करूँ? वह रुकी और एक गहरी सांस लेकर उनकी आंखों में झांकी। मान लीजिए आप ये सब बचा भी लेंगे तो किसके लिए बचाएंगे? सौर और वीर तो वैसे भी यहाँ से जाने वाले हैं, और मैं भी अब यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। जब आपके अपने ही आपको छोड़कर चले जाएंगे तो आप अकेले रहकर इस वीरान सत्ता का क्या कीजिएगा? क्या वाकई आपके पास कोई ऐसा है जिसके लिए आप ये सब बचा रहे हैं? यह सुनते ही पृथ्वी रघुवंशी का चेहरा, जो हमेशा जीत के गुमान में रहता था, अचानक सफ़ेद पड़ गया। उनकी हाथ मेज के कोने में कस गए। त्रिशा नम आंखों और करावाहट के साथ बोली, अर्जुन तो मर चुका है डैड, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस केस को खोलने से? लेकिन आप यह बात समझने को रेडी नहीं हैं।
अफसोस कि जब तक आपको यह बात समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। त्रिशा ने अपना चेहरा फेरा और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद स्टडी रूम के सन्नाटे में सिर्फ पृथ्वी रघुवंशी की भारी सांसें गूंज रही थी। अर्जुन मर चुका है, यह शब्द उनके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह गुस्से से कांप रहे थे। वहीं सुबह की पहली सुनहरी किरण ने जैसे ही खिड़की से झांककर नैना के चेहरे को छुआ, उसकी आंखें धीरे से खुल गई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी चमक थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। रात भर मृत्युंजय की उन मजबूत बाहों में उसे जो सुकून मिला था, उसने उसके सारे दर्द को सुखा दिया था। जैसे उसने अपना हाथ बगल में फेरा, वहाँ खालीपन था। मृत्युंजय बेड पर नहीं था। नैना का चेहरा पल भर के लिए मायूस हुआ। वह बड़बड़ाते हुए, ये क्या मिस्टर रनावत, मेरे उठने से पहले ही आप गायब हो गए। कम से कम एक गुड मॉर्निंग तो बोल देते। तभी डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होकर नैना का चेकअप किया। डॉक्टर मुस्कुराते बोले, आपकी रिकवरी देखकर मैं हैरान हूँ। आप अब पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा, आपको अभी सख्त रेस्ट की ज़रूरत है। शरीर अभी बहुत कमज़ोर है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर आप मेरी कमजोरी की चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे साथ मिस्टर रनावत है, वो मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद नैना बिस्तर से उतरी और दबे पांव कमरे से बाहर आई। पूरा फार्म हाउस शांत था, बस कुछ नौकर अपने काम में लगे थे। नैना की नज़रें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी। तभी वो एक मेड से पूछी, मिस्टर रनावत कहाँ हैं? मेड ने कहा, मैम सर जिम एरिया की तरफ गए हैं। नैना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे जिम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने जिम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, उसकी सांसें वहीं थम गई। सामने मृत्युंजय सिर्फ एक लोअर पहने वर्कआउट कर रहा था। उसका तराशा हुआ बदन पसीने से लथपथ था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कई दिनों के तनाव के बाद आज मृत्युंजय अपने पुराने अवतार में बेहद हॉट और सेक्सी लग रहा था। नैना की नज़रें उसके पसीने से भींगे हुए कंधों और सख्त चेस्ट पर टिक गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन बोली, बहुत परेशान किया है ना आपने मुझे, अब मेरी बारी है। वह बिल्कुल दबे पांव बिल्ली की तरह रेंगते हुए जिम के अंदर कदम रखी। मृत्युंजय बेंच प्रेस करने के बाद पसीना पोंछने के लिए अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। नैना ने मौका तारा और दबे पांव उसके करीब पहुंच गई। वह जैसे ही दबे पांव मृत्युंजय की पीठ पर सवार होने के लिए बढ़ी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका मिस्टर रनावत सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही नैना ने छलांग लगाने की कोशिश की, मृत्युंजय बिजली की तेजी से पलटा। नैना संभल पाती उससे पहले वो सीधे मृत्युंजय के पसीने से भींगे सख्त सीने पर जा गिरी। मृत्युंजय की लोहे जैसी मजबूत बाहों ने पलक झपकते ही उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों के चेहरे महज चंद इंच की दूरी पर थे। मृत्युंजय की तेज चलती सांसें नैना के चेहरे से टकरा रही थी। वह एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये क्या है स्वीटहार्ट, मैंने कहा था ना बहुत भारी हो तुम। नैना मुंह फुलाकर बोली, मैं भारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 50 किलो की हूँ। और आप पलटे क्यों? मैं आपकी पीठ पर बैठकर आपको पुशअप्स करते देखना चाहती थी। मृत्युंजय थोड़ा हंसते हुए बोला, इतना भी स्ट्रांग नहीं है तुम्हारा मिस्टर रनावत की अपनी नाजुक सी बीबी का बोझ सह सके। नैना ने शरारत से उसकी नाक को उंगलियों से दबाया और बोली, बनिए मत, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे मिस्टर रनावत कितने स्ट्रांग है। आप तो पूरी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं। मृत्युंजय की नज़रें नैना के चेहरे पर टिक गई थी। उसकी मुस्कान मृत्युंजय के सीने में बरसों से जमी बर्फ को पिघला रही थी। पर नैना की नज़रें तो कहीं और ही थी। वह किसी सम्मोहन में डूबी मृत्युंजय के होठों को निहार रही थी। वह बोली, मिस्टर रनावत, मेरा आपको किस करने का मन कर रहा है, क्या मैं कर लूँ? यह सुनते ही मृत्युंजय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक ठंडी सांस ली और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बहुत बेशरम होती जा रही हो तुम स्वीटहार्ट। नैना भी जिद के साथ बोली, हाँ हूँ, और आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कहूँगी आप वही करेंगे, तो चुपचाप मुझे किस कीजिए, वरना मैं ज़बरदस्ती आपको किस कर लूँगी। फिर मत कहिएगा कि मैं जंगली बिल्ली हूँ। मृत्युंजय उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को बहुत ही प्यार से देख रहा था। तभी नैना लाड से बोली, प्लीज़ 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 करने दीजिए ना मुझे किस, या फिर आप खुद कीजिए, आपने वादा किया था, प्लीज़ मिस्टर रनावत। मृत्युंजय की सांसें अब तो भारी होने लगी थी। उसे नैना की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की। उसका चेहरा नैना के चेहरे के और भी करीब आया। दोनों का चेहरा बेहद करीब था। नैना खुश हो गई,
लेकिन अगले ही पल मृत्युंजय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। वह बनावटी गंभीरता के साथ बोला, सीरियसली स्वीटहार्ट, लेकिन मेरा मूड नहीं है अभी। चलो हटो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें रनावत मेंशन जाना है, इसलिए किस विस बाद में होगा। नैना कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूरी ताकत लगाकर मृत्युंजय को नीचे की ओर खींचा। नहीं, मुझे तो अभी ही करना है, आप हर बार बहाना बनाते हैं। नैना जबरदस्ती उसके होठों की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके गुलाबी होठ मृत्युंजय के होठों को छूने ही वाले थे, उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी। नैना की कमर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक मृत्युंजय की मोबाइल बजी और उसने झटके से नैना को अपनी बाहों से पलटा और उसे सीधा खड़ा किया। खुद 2 कदम पीछे हट गया। वह अपनी तेज सांसों को संभालते हुए कहा, अभी नहीं स्वीटहार्ट, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बिना पीछे मुड़े फोन लेकर वह लगभग भागते हुए जिम एरिया से बाहर निकल गया। उसे खुद ताजुब हो रहा था कि जिस इंसान से पूरी दुनिया थर-थर कांपती है, वह अपनी बीवी के एक किस के डर से मैदान छोड़कर भाग रहा था। पीछे जिम में खड़ी नैना ने अपना मुंह बनाया और जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, पता नहीं एक किस करने में इनका क्या जाता है। बड़े आए द ग्रेट एमजे, लेकिन याद रखिएगा मिस्टर रनावत, आज तो मैं आपसे किस लेकर ही मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आपको किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। वह मुस्कुराई और गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी ओर अगस्त जैसे ही अपने पेंट हाउस पहुंचा, उसके कदम दरवाजे पर ही जम गए। सामने कुणाल अपना सामान समेटकर बाहर निकल रहा था। पिछली फ्लाइट मिस होने के बाद उसने दूसरी टिकट बुक कर ली थी और वह अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। कुणाल ने अगस्त को देखा पर बिना कुछ कहे बगल से निकलने की कोशिश की। तभी अगस्त की भारी आवाज़ गूंजी, कुणाल। कुणाल के कदम ठिठके पर उसने मुड़कर नहीं देखा। उसके कंधे तने हुए थे, पर उसने सख्ती से कहा, मिस्टर अगस्त, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है और ना ही इस रिश्ते में कोई दम बचा है, मैं जा रहा हूँ। अगस्त गहरी सांस लेकर कहा, जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो कुणाल, तुम्हारा दिल दुखा है और मेरे सॉरी कहने से तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी संभालो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही कुणाल के चेहरे पर एक कड़वी और जहरीली मुस्कान आई। वह पलटा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लेकिन उसकी हर शब्द में नफरत थी। क्या यह आपका कोई नया एहसान है? अगर है तो इसे अपने पास ही रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर अगस्त। मुझमें इतनी काबिलियत है कि मैं अपने दम पर ज़मीन से आसमान खड़ा कर लूँ, पर मैं आपका एहसानमंद बनकर नहीं रह सकता, वरना क्या पता कल को इस एहसान को चुकाने के लिए आप मुझे कौन सा नया धोखा और चोट दे। भगवान करे कि मैं दोबारा आपसे कभी न मिलूं। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और अपना सूटकेस उठाकर आगे बढ़ने लगा। अगस्त की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वह बोला, ठीक है, चले जाना, लेकिन जाने से पहले आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। कुणाल चिढ़कर बोला, फिर से अपनी बातों का जाल मत बुनिए। मेरी फ्लाइट फिर से मिस हो जाएगी। आपके पास अथाह पैसा होगा, पर मेरे पास इतने नहीं कि मैं बार बार कैंसिल हुई टिकटें बुक करता रहूं। आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अगस्त बिजली की तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुणाल का रास्ता रोकते हुए उसने उसकी आंखों में देखा, जहां अब पछतावा और दर्द साफ झलक रहा था। वो धीमी पर कांपती आवाज़ में कहा, तुम चले जाना भाई, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम ये तो जान लो कि तुम्हारे इस भाई ने तुम्हें धोखा क्यों दिया था। कुणाल की आंखों में अब भी वही बेरुखी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर अगस्त की आंखों में आंखें डालकर बोला, बोलिए, क्या सच बताना चाहते हैं आप? मैंने आपको मौका दिया है, बताइए। अगस्त ने एक गहरी और बोझिल सांस ली। उसने अपनी नज़रें झुकाई और फिर बहुत ही शांत पर भारी आवाज़ में बोलना शुरू किया। वह बोला, कुणाल, तुम नैना को पिछले 5 सालों से जानते हो। तुम्हें लगता है कि उसकी कहानी वहीं से शुरू हुई जहां तुम उससे मिले, लेकिन हकीकत ये नहीं है भाई। नैना और मृत्युंजय का प्यार बचपन का है। यह सुनते ही कुणाल के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसे लगा अगस्त उसे फिर से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो चिढ़कर बोला, वाह, क्या आप कोई नई कहानी लिख रहे हैं? अगर लिख रहे हैं तो इसे पब्लिश कीजिए, रेटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। ये बचपन का प्यार, बिछड़ना फिर मिलना,
ये सब बहुत पुरानी और घिसी पिटी बकवास है। मुझे लगा था आप कुछ सच बोलेंगे, लेकिन लगता है मैंने आप पर अपना समय बर्बाद कर दिया। अगस्त इस वर्ष सख्त लहजे में कहा, नहीं कुणाल, ये कोई कहानी नहीं है। उनकी कहानी वो नहीं है जो दुनिया को दिखती है। उनकी दास्तान कुछ और ही है। अगस्त ने एक एक कर कुणाल को सारी बातें बतानी शुरू की। जैसे जैसे वह कुणाल को सच्चाई बता रहा था, वैसे वैसे कुणाल के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। हैरानी, गुस्सा, दर्द और तकलीफ सब उभर रहा था। कुणाल का हाथ जो सूटकेस की हैंडल पर था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा था। तभी अगस्त भराई आवाज में कहा, यही सच है भाई, एक एक शब्द सच है। अब तुम खुद फैसला करो। तुम बताओ, तुम्हारा वो 5 साल का प्यार भरा है या एमजे का वह 25 साल की कुर्बानी? मैं तुम्हारे प्यार को जज नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नैना से बेपनाह मोहब्बत करते थे और शायद आज भी करते हो, लेकिन एमजे का प्यार वो सिर्फ प्यार नहीं है कुणाल, वह उसकी पूजा है, उसकी इबादत है। उसने नैना को सिर्फ चाहा नहीं है, उसने खुद को तिल तिल जलाया है अपनी नैना के लिए। यहाँ तक कि जब उसने नफरत का नकाब ओढ़ा था, तब भी उसके हर जख्म के पीछे नैना की हिफाजत ही छिपी थी। कुणाल कुछ बोल नहीं पाया, बल्कि वो हैरानी से अभी अगस्त को देख रहा था। अगस्त कुणाल के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, पर इस बार कुणाल पीछे नहीं हटा। अगस्त ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम उससे और मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुमसे इस बात की उम्मीद तो कर सकता हूँ कि अब तुम किसी झूठी उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। नैना और मृत्युंजय की कहानी में हम सिर्फ किरदार थे कुणाल, वह दोनों एक दूसरे की तकदीर हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो खुद के लिए। कुणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह वक्त याद आया जब वह नैना को अपना सब कुछ मान बैठा था, पर आज उसे समझ आया कि किसी को दूर रहकर चाहना और उसकी सलामती के लिए खुद को जला देना किस दर्जे की मोहब्बत होगी। अगस्त ने गहरी सांस ली और थकी आवाज में कहा, फैसला अब तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहते हुए अगस्त वहां से चला गया। भोपाल की चाकाचौंध से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा वीरान इलाका जहां कुदरत भी खामोश थी। यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक काली एसयूवी रुकी। मृत्युंजय अपनी खौफनाक शख्सियत के साथ उतरा, चेहरे पर मास्क और आंखों में ठंडी आग। वह इस वक्त किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। उसके पीछे अगस्त उतरा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले उस अंडरग्राउंड बेस की ओर बढ़ गए। अंदर का नज़ारा किसी किले जैसा था। कतार में खड़े बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही उन दोनों को देखा, सम्मान और खौफ में अपनी गर्दनें झुका ली। हॉल के बीचों बीच रखे सोफे पर मृत्युंजय और अगस्त जाकर बैठ गए। उनके चेहरे इस वक्त भावनाओं से खाली थे, जैसे किसी बड़े धमाके का इंतजार हो। तभी एक कान फोड़ू गर्जना हुई। आसमान से एक प्राइवेट जेट तेज रफ्तार से नीचे उतरा, जैसे कोई शिकारी परिंदा अपने शिकार पर झपटा मार रहा हो। जेट का दरवाजा खुला और वहां से निकला वेदांश राठौर। अपने ड्रैगन मास्क के पीछे उसकी आंखें किसी दहकते अंगारे जैसी थी। उसके एक तरफ विक्टर था, दूसरी तरफ शिव। जैसे ही किंग अपने सधे हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ, हॉल का तापमान अचानक गिर गया। हवाएं थम गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वेदांश के अंदर कदम रखते ही मृत्युंजय की नज़र उस पर पड़ी। एक पल के लिए मृत्युंजय जैसा सख्त इंसान भी हैरान रह गया। जब दोनों की नज़रें मिली तो ऐसा लगा जैसे कोई आईना सामने हो। दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी थी, बर्फीली, ठंडी और बेहद खौफनाक। वेदांश के ड्रैगन मास्क के पीछे एक तिरछी और जानलेवा मुस्कान उभरी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपनी किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ गया, जैसे वह इस पूरी दुनिया का मालिक हो। और यही सच था। क्या होगा आगे, कैसी होगी इनकी मुलाकात, और क्या खुलेंगे कोई और भी गहरा राज? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।